चचा की फौत होते ही जवान चची अकेली रह गई। मुझे अब्बा ने जबरदस्ती उसके घर रहने भेज दिया। मैं 15 साल का नौजवान लड़का था। चची भी 32 साल की बे औलाद औरत थी। एक माँ तो चची ने सब्र किया, लेकिन जब सब्र ने जवाब दिया तो मेरे लंबू मेरे चचा के यहाँ कई सालों तक औलाद ना हो सकी। फिर जैसे ही चचा की वफात हुई तो मेरी जवान चची घर में बिल्कुल अकेली रह गई। हम 6 बहन भाई थे, लिहाजा मेरी वालदा ने मुझे चची के हवाले कर दिया। यानी अब मैं अपने घर के बजाय चची के घर रहता था। मैं भी जवानी की दहलीज में कदम रखता हुआ नौजवान लड़का था। पहले महीने तो चची का रवैया मेरे साथ बहुत ही अच्छा रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे दरमियान बेतकल्लुफियां बढ़ती चली गईं और अब हम एक दूसरे से हंसी मजाक भी करने लग गए थे। फिर एक रोज रात के तकरीबन 1 बजे के करीब ना जाने चची को क्या हुआ था कि उन्होंने मुझे गहरी नींद से जगाया और फिर बेकाबू होकर पूरे 1 बजे मेरी चची का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। मैं अपने वालिदैन के साथ दूसरे गांव से चचा की वफात पर उनके घर पहुंचा था। चचा और चची की अपनी कोई औलाद नहीं थी, फिर भी चचा चची दोनों ने अपनी सारी जिंदगी एक दूसरे के लिए ही वक्फ कर दी थी। लेकिन चचा के अचानक यूं छोड़ जाने पर चची बहुत ज्यादा गमगीन हो चुकी थी। मेरी माँ उन्हें मुसलसल तसल्लियां दे रही थी, लेकिन चची को बार बार गशी के दौरे पड़ रहे थे। 4 दिन मेरी वालदा ने चची को संभाले में ही गुजार दिए थे। चचा की मलकियत में बहुत सी जमीनें थी, जिससे उन्हें हर माह अच्छी खासी आमदनी होती थी। इसलिए चचा के गुजर जाने के बाद माली तौर पर चची को कोई मसला नहीं था, लेकिन उन्हें एक सहारे की अशद जरूरत थी। चची की उम्र 32 साल के करीब हो चुकी थी और वो अभी तक अपनी बाकी की जिंदगी चचा के नाम पर ही गुजारना चाहती थी। घर में मैं सबसे छोटा था। मेरे 5 बहन भाई जो मुझसे बड़े थे और मेरे घर में मेरी ज्यादा जरूरत महसूस नहीं की जाती थी। मैं उस वक्त 15 साल का था। वालिदैन ने कहा कि हम चची को अकेला नहीं छोड़ सकते, इसलिए उमर को उनके पास छोड़ देते हैं ताकि उन्हें बेटी की कमी महसूस ना हो और वो तन्हाई से बच सके, वरना चची चचा को याद करके बीमार पड़ जाएंगी। चची भी इस बात पर राजी हो गई और बोली कि हाँ, उमर को यहीं छोड़ दो। मेरे वालिद ने कहा ये उमर यहीं रहेगा और मैं इसका दाखिला यहीं के एक स्कूल में करवा देता हूँ और इसकी तालीम पर जितना भी खर्च आया मैं खुद ही उठाऊंगा। चची ने फौरन जवाब दिया, भाई साहब ये कैसी बातें कर रही हैं? ये मेरे बेटों जैसा है और मैं अकेली जान इतने पैसे कहाँ खर्च करूंगी। कोई जरूरत नहीं कि आप इसके खर्चे का सोचें। लेकिन वालिद ने साफ मना कर दिया और कहा कि वो खुद तमाम खर्चा उठाएंगे। मैं चची के साथ रहने लगा और वो मेरा बहुत ख्याल रखने लगी, लेकिन उसके बाद मेरे साथ जो वाकयात पेश आने लगे उन्होंने मुझे परेशान करके रख दिया। वैसे तो चची का घर काफी बड़ा था, जिसमें 4-5 कमरे थे, लेकिन जब मैं अलग कमरे में सोने की कोशिश करता तो चची कहती, उमर अकेलेपन में मुझे बड़ी घबराहट होती है, ऐसा करो कि मेरे कमरे में आकर सो जाया करो। मैंने चची की बात मान ली और उनके कमरे में सोने लगा। उनके बेड के करीब अपनी चारपाई बिछा लेता था। नींद का मैं बहुत पक्का था, क्योंकि सुबह स्कूल जाना होता था, वापस आकर स्कूल का काम करना होता था और भी चची के लिए बाजार से सामान लाकर देना और छोटे मोटे कामों में उनका हाथ बटाना भी मेरा मामूल बन चुका था। चची सारा दिन मुझसे बातें करती रहती थी, लेकिन एक रात जो कुछ मैंने देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। शायद इसकी वजह ये थी कि आज छुट्टी थी और मैं देर से उठा था। आंखें बंद किए मुझे आधा घंटा गुजर चुका था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मैं भी सोने की कोशिश कर रहा था कि अचानक मेरी चची अपने बेड से उठी। उन्होंने अपने गले से दुपट्टा उतार कर बेड पर रख दिया और कमरे के वॉशरूम में चली गई। हालांकि दिन भर चाची कभी भी दुपट्टा नहीं उतारती थी। मैंने उन्हें अपने सामने ऐसा करते देखा था। मैंने सोचा शायद उन्हें लग रहा होगा कि मैं सो चुका हूँ। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से बाहर आई तो पूरी तरह भीगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो नहा कर आई हो। सर्दियों का मौसम था और मैं रजाई में घुसा हुआ था, लेकिन चची इस वक्त नहा कर आई और बुरी तरह ये देखकर मैं परेशान हो गया। अगर उन्हें नहाना ही था तो दिन के वक्त जब धूप निकलती तो तब नहा लेती, ना कि इस वक्त। चची फौरन अपने बेड पर लेट गई और रजाई ओढ़ कर सो गई। मुझे ये सब बहुत अजीब लगा। सुबह जब मैं स्कूल के लिए उठा तो खुद से रहा ना गया और चची से पूछ लिया, चची आप रात को नहाने क्यों गई थी? मेरी बात सुनकर वो कुछ देर खामोश हो गई। चची ने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही घबराहट हो रही थी। मैंने कहा, अच्छा, लेकिन इतनी सर्दी में आपको नहाना नहीं चाहिए था, ये ना हो कि आप बीमार पड़ जाएं। तो वो कहने लगी, कुछ नहीं होता, तुम रात को जाग रहे थे क्या? मैंने जवाब दिया, हाँ, देर से उठा था ना, इसलिए। फिर मैंने नाश्ता किया और स्कूल चला गया। लेकिन जब स्कूल से वापस आया तो देखा कि चची सब्जी काटते हुए किसी गहरी सोच में गुम थी। उनके घर का दरवाजा अक्सर खुला रहता था, बल्कि गांव के सभी घरों के दरवाजे सुबह खुलते थे और रात को सोने से पहले ही बंद किए जाते थे। एक दूसरे के घरों में आना जाना भी आम बात थी। जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो देखा चची तख्त पर बैठी सब्जी काट रही थी। मैंने सलाम किया, लेकिन वो अपने ख्याल
हालात में इस कदर गुम थी कि ना मेरा सलाम सुना और ना ही मेरी तरफ देखा। मैं उनके करीब जाकर बैठ गया और कहा कि चच्ची। ये सुनकर वो बुरी तरह चौंकी और कहने लगी, तुम वापस कब आए? मैंने कहा, अभी आया हूँ, आप पता नहीं किन सोचों में गुम है। फिर मुझे लगा शायद वो चचा को याद कर रही होगी। मैं कहने लगा, आप अगर चचा को याद करती रहेंगी तो बीमार पड़ जाएंगी, अपना ख्याल रखा करें। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दी और कहने लगी, अच्छा ठीक है, ऐसा करो, चलो जाकर नहा लो, मैं तुम्हारे लिए रोटी बना देती हूँ। मैंने कहा, ठीक है। मैंने महसूस किया कि अब चच्ची हर वक्त किसी ना किसी गहरी सोच में गुम रहती थी। पहले तो वो चचा को याद करते हुए मुझसे बातें किया करती थी, लेकिन आजकल वो बिल्कुल खामोश रहने लगी थी और जरा सी आहट पर यूं चौंक जाती थी जैसे कुछ गैर मामूली हो। रात को जब मैं सो रहा था तो मुझे लगा कि चच्ची ने मुझे देखा। मेरी आंखें बंद थी, लेकिन मैंने हल्की सी आंखें खोलकर देखा। कमरे में अंधेरा था, लेकिन खिड़की से आती चांद की रोशनी में चच्ची का साया वाज़े नजर आ रहा था। वो मेरी चारपाई के करीब आई, शायद ये देखने के लिए कि मैं सो रहा हूँ या जाग रहा हूँ। जब उन्हें लगा कि मैं सो चुका हूँ तो वो दोबारा वापस चली गई। इस बार चच्ची पूरे 2 घंटे बाद वॉशरूम से बाहर आई और इस बार भी नहा कर आई थी। मैं हैरान था कि वो वॉशरूम में इतना वक्त क्यों लगा रही हैं। इतनी सर्दी में 2 घंटे नहाना किसी सेहतमंद इंसान के भी बस की बात नहीं होती। जब वो बाहर आई तो बुरी तरह कपकपा रही थी। उनका पूरा वजूद ठंड से लरस रहा था, लेकिन पता नहीं वो क्यों नहा कर आई। ये सब देखकर मैं बेहद हैरान था। वही हुआ जिसका मुझे डर था। अगले ही रोज जब मैं उठा तो चच्ची मुझे नाश्ता बनाकर देने के लिए नहीं उठी थी। जब मैंने चच्ची से कहा कि मुझे देर हो रही है, नाश्ता बना दें, तो कहने लगी कि मेरे जिस्म में बहुत दर्द है, उससे उठा नहीं जा रहा। मैं चच्ची के पास गया और उनके माथे पर हाथ रखा। वो तो पूरी तरह बुखार में तप रही थी। मैंने कहा, ये बुखार आपको इसलिए हुआ है क्योंकि आप रात को नहाती हैं। आज रात भी आप नहाने लगी थी और पूरे 2 घंटे बाद वापस आई। ये सुनकर उनके बुखार से बंद आंखें भी खुल गईं। कहने लगी, तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा, चच्ची मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे समझ नहीं आती कि आप रात को नहाने क्यों चली जाती हैं। वो अपनी आंखें बंद करके कहने लगी, तुम्हें नहीं बता सकती, तुम अभी बच्चे हो, मेरी बात को समझ भी नहीं सकते। पता नहीं क्या मसला था और क्या है। बहरहाल मैंने स्कूल से छुट्टी कर ली और चच्ची ने जिस हकीम के पास मुझे दवाई लाने के लिए भेजा, मैं वहाँ चच्ची की कैफियत बताकर दवाई ले आया और चच्ची को नाश्ता भी बना कर दिया। उन्हें दवाई पिलाई। कुछ देर में ही बुखार की शिद्दत कुछ कम हुई। मैंने कहा, देखें, मैं आपको अपनी माँ की तरह समझता हूँ, इसलिए मुझे आपकी फिक्र रहती है। आप क्यों रात को नहाती हैं? कहने लगी, कहा तो है तुम्हें नहीं बता सकती, बहरहाल मेरी वजह से तुम्हें परेशानी उठानी पड़ी। मैंने कहा, कोई बात नहीं चच्ची, मैंने आप में और अपनी अम्मी में कभी फर्क नहीं समझा। कहने लगी, मैं भी तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही समझती हूँ, बल्कि तुम्हारे आने से तो मेरी ये हसरत भी पूरी होगी कि मेरा कोई बेटा होता तो तुम्हारे जैसा होता और तुम्हारी तरह ही मेरा ख्याल रखता। 2 दिन मैं स्कूल नहीं गया। चच्ची की इतनी खिदमत करता रहा। तीसरे दिन उनकी तबीयत बहुत बेहतर हो गई थी, लेकिन मैंने अपना नाश्ता खुद बनाया और नाश्ता करके स्कूल चला गया। लेकिन जैसे ही मैं वापस आया तो मेरी चच्ची रो रही थी। मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने कहा कि चच्ची, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप क्यों रो रही हैं? कहने लगी, मेरे बस में नहीं है, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैंने कहा, चच्ची आपसे क्या बर्दाश्त नहीं होता, क्या हुआ है आपको? कुछ देर तो वो मेरे चेहरे की तरफ देखती रही, फिर अपने कमरे में जाकर कुंडी लगा ली। मैं परेशान हो गया और कमरे का दरवाजा खटखटाने लगा। कहने लगी कि उमर, कुछ देर के लिए मुझे तन्हा छोड़ दो, तुम्हारा खाना किचन में तैयार करके रख दिया है, खा लो और मुझे तंग ना करो, मैं खुद ही कमरे से बाहर आ जाऊंगी। लेकिन मेरे दिल को बेचैनी ने जकड़ लिया था, इसलिए मैं सेहन के कमरे में खुलने वाली खिड़की से अंदर जाकर देखने लगा। जो मंजर मेरी आंखों ने देखा, मेरे तो होश उड़ गए। चच्ची उस वक्त पूरी बेलिबास थी। अगले ही पल मैं फौरन खिड़की से हट गया और अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। दिल तो जैसे मेरे सीने में ही थम चुका था। ये मैंने क्या कर दिया था? जाने अनजाने में ही सही मैंने चच्ची को इस हालत में देख लिया था। इससे ज्यादा मैं कुछ सोच भी नहीं सकता था। मुझे उस वक्त अपने आप से घिन आने लगी कि मैंने खिड़की से क्यों झांका। मेरा तो ये अंदाजा था कि वो कमरे में बैठ कर रो रही होगी। पहले ही उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं ये नहीं चाहता था कि वह चचा की जुदाई में डिप्रेशन का शिकार हो जाए। लेकिन जो कुछ मैं देख चुका था वो मेरे गुमान में भी नहीं था। मैं फौरन खिड़की से हटकर सेहन में चारपाई पर बैठ गया। किचन में मेरे लिए खाना रखा था। भूख भी बहुत लगी थी, लेकिन जो कुछ मैं देख चुका था उसके बाद मेरी भूख बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। पूरे घंटे बाद कमरे का दरवाजा खुला तो चच्ची कमरे से बाहर आई और एक नजर मुझ पर डालने के बाद सीधा किचन में गई। उनके बाल भीगे हुए थे और आंखों में एक अजीब लाली दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज्यादा रोने की वजह से उनकी आंखें सूज चुकी हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सा तासुरात था। वो किचन में गई और जब खाने को रखा देखा तो वहीं से बोली, उमर तुमने खाना नहीं खाया? अरे बेटा, ये क्या तरीका है? मैंने तुम्हारे लिए ये खाना
बनाया था चची से नजर मिलाने के काबिल नहीं था, क्योंकि जिस हालत में मैं उनको देख चुका था मेरा तो यही दिल चाह रहा था कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। चची मेरे पास आ चुकी थी, मेरे पास बैठकर बोलने लगी, बेटा खाना क्यों नहीं खाया? मैंने तो तुम्हारी पसंद की सब्जी बनाई थी, क्या स्कूल में कुछ खा के आ चुकी हो? मैं नफी में सर हिला चुका था। मैंने कहा, आप मुझसे क्या छुपा रही हैं? मेरे सवाल पर चची कहने लगी, कुछ भी नहीं, तुम ऐसा सवाल क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं कुछ देर बाद कमरे से बाहर आ जाऊंगी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मैंने कहा ना, मेरी मुश्किलात को समझो, फिर क्यों तुम मुझे ऐसे तंग कर रहे हो? चलो शाबाश, खाना खा लो। लेकिन मैं वहीं पर रुक गया और कहने लगा, सच बताएं, आप इतनी परेशान क्यों रहती हैं? पहले तो आप ऐसी नहीं थी जैसी आप हो चुकी हैं। जरा जरा सी बात पर चौंक जाती हैं और फिर बुखला जाती हैं, मेरी बातों का ठीक से जवाब नहीं देती। आखिर क्या मसला है आपको? क्या मेरे यहाँ रहने से आपको कोई परेशानी है? अगले ही पल चची मेरे मुंह पर हाथ रख चुकी थी। कहने लगी, उमर तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो तुम्हें अपना बेटा समझती हूँ, बस तुम्हारे चचा की कमी मुझे बहुत ज्यादा महसूस होने लगी है। जब भी तुम्हारे चचा मुझे याद आते हैं तो मैं अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं रख सकती, मेरी आंखें भर आती हैं, मैं रोने लगती हूँ और एक अजीब सा तनाव मैं महसूस करती हूँ। यही चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा वक्त अकेले गुजारूं। बहरहाल मैं ये बात मान भी लेता कि चची चचा के गम में घुलकर ऐसी हुई है, लेकिन कुछ रोज बाद जो चीज मैंने नोट करना शुरू की वो बड़ी ही हैरान कुन थी। चचा की जितनी भी तस्वीर पूरे घर में लगी हुई थी, यहाँ तक कि चचा और चची के कमरे में वो सारी तस्वीर चची ने उतार कर एक बॉक्स में बंद करके स्टोर रूम में रखवा दी थी। कमरे में सिर्फ उनकी ही तस्वीर बाकी रह चुकी थी। जब मैंने ये मंजर देखा तो मुझे बड़ा दुख हुआ। चची से कहने लगा कि चची आपने चचा की तस्वीरें क्यों उतार दी हैं? कहने लगी कि कुछ नहीं बेटा, तुम्हारे चचा की तस्वीरें देखती हूँ तो मेरा दिल दुखता है। बार बार तुम्हारे चचा मुझे याद आने लगते हैं। मैं अब उनकी यादों के साथ साथ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। अगर मैं यूं उनकी तस्वीर को दिन रात देखती रही तो तुम जानते हो ना कि मेरी तबीयत मजीद बिगड़ती चली जाएगी। बात भी ठीक थी। फिलहाल के लिए उन तस्वीरों को स्टोर रूम में रख देना ही बेहतर था। मैंने अपने हाथों से ही सारी तस्वीर को स्टोर रूम में एक बॉक्स में बंद करके रखा था, मगर उसके बाद चची मुझे काफी खुश लगने लगी थी। हर वक्त सोच में तो गुम रहती, मगर अब तो कुछ गुनगुनाती भी रहती थी। अपने ही ध्यान में मगन रहती, पहले से ज्यादा निखरी निखरी लगने लगी थी। कभी भी नहाने के लिए रात को ही जाया करती थी। मुझे ये बात बड़ी अजीब लगती है। अब तो खैर मौसम भी काफी बदल चुका था। एक रात में सो ही रहा था कि मुझे चची के चीखने की आवाज आई। चीख सुनकर मैं बुखलाकर उठ बैठा था। अपने बिस्तर से उठकर जब मैंने बेड पर देखा तो चची मौजूद ही नहीं थी। जब बाथरूम की जानिब देखा तो चची शायद वॉशरूम में थी। उनकी वॉशरूम की लाइट जल रही थी। मुझे ये डर होने लगा कि कहीं वो वॉशरूम में गिर तो नहीं गई। मैं फौरन से उठा और बाथरूम के करीब गया। जैसे ही बोलकर उनसे पूछने लगा तो अंदर से आने वाली आवाजों ने मेरे कानों की लूह तक सुर्ख कर दी थी। मुझे सरगोशियों में बातें करने की आवाज आ रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही है, लेकिन ये साफ जाहिर था कि जैसे वो किसी से बात कर रही हो। घर में तो सिर्फ मैं और चची ही रहा करते थे, फिर आखिर किसके साथ वो बात कर रही थी, या फिर ये मेरा वहम था? अगले पल पानी गिरने की आवाज के साथ साथ चची की हल्की हल्की आवाज से मुझे आने लगी। ये सब कुछ मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। मैं मासूम ज़हनियत रखने वाला था, लेकिन इसके बावजूद आने वाली ये आवाजें मुझे कई तरह के वसवसों से दो चार कर रही थी। मैं फौरन दरवाजे से हट गया और अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। कुछ देर बाद ही चची वॉशरूम से निकली थी। मैं अपने गिर्द कंबल लेकर पूरी तरह से लिपट चुका था, क्योंकि चची टॉवल में ही बाहर आ चुकी थी। बाहर आकर उन्होंने अपने कपड़े निकाल कर बदले थे। तब तक मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। कुछ देर बाद जब मैंने देखा तो रात की इस पहर चची ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने बाल बना रही थी। वो बड़ी खुश थी, साथ साथ गुनगुना रही थी। आखिर बाथरूम में क्या हुआ था जो उनकी यह हालत हो चुकी थी? मुझे अब चची पर शक होने लगा था। मैं उनके अजीब सी नजर से देखने लगा था। जो मोहब्बत, एहतराम और इज्जत मैं चची को दिया करता था, अब वो धीरे धीरे मेरे दिल से कम होने लगा था। मुझे ऐसे ही लगने लगा था जैसे चची पहले जैसी नहीं रही। एक रोज तमाम तर सवालों के जवाब भी मुझे मिल ही गए। जब आधी रात को चची उठी और कोई चीज अपने दराज से निकाल कर वॉशरूम में ले जाने लगी। जैसे ही चची वॉशरूम में गई तो मैं भी उन्हीं के पीछे हटकर चला गया था। फिर थोड़ी देर खामोशी छा गई थी। मैंने वॉशरूम के दरवाजे को हल्का सा धकेला तो हैरत की कोई इंतहा न रही, क्योंकि चची दरवाजा बंद करना भूल गई थी। डरते डरते ही सही मैंने थोड़ा सा दरवाजा खोला तो अंदर का मंजर देखकर मैं हैरान रह गया। चची तो वॉशरूम में थी ही नहीं, आखिर वो कहाँ जा सकती थी? जब अंदर आकर देखा तो सामने रोशनदान पर नजर पड़ी। वो रोशनदान इतना बड़ा था कि कोई भी उस रोशनदान से गुजर कर जा सकता था। मेरे दिमाग ने तो काम करना ही छोड़ दिया था। जैसे
जैसे ही मैंने रोशनदान में झांक कर देखा तो दूसरी जानिब सीढ़ियां पड़ी थी। चची आखिर रात के इस पहर कहाँ जा सकती थी। मैंने वो सब चीजें तो वहीं पर रखी, लेकिन खुद घर से बाहर जाकर देखने लगा। ठीक 2 घंटे बाद मुझे चची गली से आती हुई दिखाई दी। तेज तेज कदम उठाकर घर के पिछले दरवाजे से अंदर दाखिल हुई और फिर वहीं पर मुझे उस सीढ़ियां चढ़कर वॉशरूम के रास्ते अंदर आ चुकी थी। आखिर रात के इस पहर किससे मिलने के लिए गई थी, क्या चीज थी उनके हाथ में जो वो दराज में दोबारा से रख चुकी थी। मैं चची को देखने लगा था। अगले रोज जब मैंने चची की गैर मौजूदगी में उनका दराज खोलकर देखा तो वहां पर एक छोटा मोबाइल पड़ा था जो कि बहुत पुराना था। हमारे यहाँ औरतों को मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं थी, यहाँ गांव में तो बिल्कुल भी ना थी। मेरे चचा भी जरा सा सख्त मिजाज के थे। ये मोबाइल भी चचा का ही था। मैंने आज से पहले चची के कमरे में कभी भी तलाशी नहीं ली थी, लेकिन जब उनका वो मोबाइल उठाकर मैंने कॉल चेक की और देखा तो मेरी हैरत की कोई इंतहा ना रही। इसमें गैर शनाख्ता नंबर सेव था जो हमारे घर में किसी का भी नहीं था। चची उस पर घंटों बातें करती रहती थी। मेरे हाथ में अभी वो मोबाइल मौजूद था कि चची के आने की आवाज आई। मैंने मोबाइल वापस रखा और कमरे से बाहर चलाया। उस रात जब चची उठकर वॉशरूम के रास्ते की तरफ जा रही थी तो मैं भी उनके ताकुब करते हुए पीछे ही जाने लगा। वे घर के अंदर जा चुकी थी। वो घर भी उसी गांव के आखिर में था। दरवाजा खुला था इसलिए मैं भी अंदर ही दाखिल हो गया। चची एक 25 साल लड़के के साथ गले मिल रही थी और वो लड़का भी मेरी चची से काबिले इतराज हद तक करीब था। दोनों ही खड़े बातें कर रहे थे। वो लड़का कह रहा था कि तुम कब अपने घर वालों से बात कर रही हो, मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता। देखो मैं तुम्हें इस घर की रानी बनाना चाहता हूँ। मगर मेरी चची कह रही थी कि हमारी उम्रों में बहुत फर्क है। तुम तो कवारे हो मगर मैं बेवा हूँ। तुम्हारे खानदान में तो कराह मिच जाएगा। फिर मैं आखिर कैसे यकीन कर लूं कि तुम शादी के बाद भी मुझसे इतनी मोहब्बत करोगे। वो दोनों एक दूसरे के साथ काबिले इतराज हद तक करीब थे और इस तरह की बातों में लगे हुए थे। वो लड़का चची से बार बार शादी की फरमाइश कर रहा था। कह रहा था कि मैं आपको अपनी बीवी तस्लीम कर चुका हूँ। वो तो शायद मियाँ बीवी जैसा रिश्ता भी कायम कर चुके होंगे। जब चची घर से निकली तो मैं गुस्से से उन्हें ही देख रहा था। मुझे खड़ा देखकर उनके होश उड़ चुके थे। हम दोनों ही घर आ चुके थे मगर मैं गुस्से से कह चुका था, आपको शर्म नहीं आई मेरे मरहूम चचा की रूह को अजियत देते हुए? मैं अभी अपने अम्मी अबू को कॉल करके बताता हूँ। मगर वो मेरे आगे हाथ जोड़ चुकी थी और कहने लगी कि ऐसा कुछ मत करना, खुदारा मेरा राज रखो। मैंने तुम्हें बेटा माना है। अगर तुम कहोगे तो मैं अपनी सारी जमीनें तुम्हारे नाम कर दूंगी, मगर ऐसा मत करो। तुम्हारे चचा ने कभी मुझे वो खुशी दी ही नहीं थी जिसकी मैं मुस्तहिक थी। वो तो कभी मुझे वो अहमियत दे ही नहीं पाए थे। जब तुम्हारे चचा हयात थे तब भी ये लड़का मुझे देखने के बाद यही कहा करता कि अगर तुम कुंवारी होती तो मैं तुमसे शादी करता। अब जब तुम्हारे चचा की वफात हो गई है तो ये बार बार मुझसे शादी करने के लिए मुझे उकसा रहा है। दिल ही दिल में मैं भी इससे मोहब्बत कर बैठी हूँ, क्योंकि जो प्यार तुम्हारे चचा ने मुझे देना था वो सब कुछ ये लड़का मुझे दे रहा था। मैं उससे शादी तो करना चाहती हूँ मगर माशरे से डरती हूँ कि लोग क्या कहेंगे। सच्ची चची की बात सुनकर मैं खामोश हो चुका था। बहरहाल इस मामले के बारे में मैंने अपने माँ बाप को भी बता दिया था। अगले ही रोज वो वहां पर आ चुके थे। सारा मामला समझदारी के साथ ही हल करना बेहतर था, इसलिए गुनाह करने से तो बेहतर था उन दोनों को हलाल रिश्ते में ही बांध दिया जाता। मेरे अब्बा उस लड़के से मिले और फिर चंद रोज बाद उससे निकाह करके चची उसके घर में रुखसत हो गई। वो बहुत खुश थी उसके साथ, जबकि अब मेरा यहाँ रहना बेमकसद हो चुका था। मैं वापस अपने घर जाने लगा तो चची ने मुझे कागजात थमाए थे। उन्होंने अपनी जमीन के कागजात मेरे हवाले कर दिए थे। कहने लगी कि मैंने तुम्हें दिल से बेटा माना है, इसलिए मेरी आधी जायदाद आज से तुम्हारी भी है। दोस्तों, इस वीडियो से मुतालिक कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ मजीद ऐसी नई वीडियो देखने के लिए इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।